बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तस्करा शुरू में जंग का दिन है, जो जंग ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई, और अब ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है। एक तो ये है कि 6 अप्रैल तक की डेडलाइन है। दूसरा सवाल उठता है गारंटीज़ का, कि अगर जंग बंदी का कोई इम्कान जाहिर भी किया जाए, पाकिस्तान की कोशिशें जो कि इस वक्त जारी हैं भरपूर तरीके से, तो उसमें अमेरिका और इसराइल की गारंटी कौन देगा? वो अपनी खुद गारंटी लेने को तैयार हैं या फिर अमेरिका इसराइल की गारंटी ले सकता है? तो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बदलते बयानात, उनकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर, उसके तहत अब उन्होंने अपने साथियों को कहा है कि वो ईरान जंग से निकलने को तैयार हैं, और भले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, यानी कि आबनाए हॉर्मज़ जो 39 किलोमीटर का इलाका है, वो भले ना खोला जाए, तब भी वो यहाँ से निकलने को तैयार हैं। तो अब एक ये है कि एक तो टाइमलाइन दी गई थी कि 4 से 6 हफ्ते की इनके जहन में टाइमलाइन थी कि इस टाइमलाइन के अंदर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को ला लेना है। फिर जो उनके मकासद थे इस जंग से, न जाने क्या मकासद थे। पहले उन्होंने कहा रिजीम चेंज, वो तो नहीं हो सका, हालांकि आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया, बड़े अली लारीजानी साहब की शहादत हुई, अहम तरीन शख्सियात की शहादत हुई, लेकिन उसके बावजूद ईरानी साबित कदम रहे और उनकी इंड्योरेंस और जो दर्द सहने की सलाहियत जिसे कहा जा सकता है वो कायम रही, और साथ ही साथ वो हमले भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। तो एक तो कल भी मैंने शो में आपको बताया था कि जो मिसाइल हमलों या ड्रोन हमलों के हवाले से कहा जा रहा था कि हमने उनकी सलाहियत को ख़त्म कर दिया है, तो वो गलत है। उनके हमले करने की सलाहियत बरकरार है। दूसरी चीज़, एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरा ये है कि अब कुछ देर पहले उन्होंने अपना जो एक सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दिया कि वो तमाम लोग जो जेट फ्यूल ना मिलने की वजह से परेशान हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, यूनाइटेड किंगडम यूके का उन्होंने हवाला दिया, जिन्होंने पहले इस ईरान की डीकैपिटेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया। मेरे पास आपके लिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, सजेशन है। नंबर 1, अमेरिका से खरीदें, हमारे पास बहुत ज्यादा है। नंबर 2, कुछ जो बची कुची और जो देर की हिम्मत है उसको जमा करें और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में जाएं एंड जस्ट टेक इट। और फिर यह है कि यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योरसेल्फ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वोंट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर। इस तरह का बयान उन्होंने दिया, यानी कि अपने इत्तेहादियों को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह जारी हैं। इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। और मसला क्या है? मसला दरअसल ये है कि इस वक्त ना सिर्फ ये कि एक तो थॉड और पैट्रियट के जो सिस्टम्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे रेयर अर्थ चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे मैग्नेट्स चाहिए होते हैं जिनकी सप्लाई चेन है चाइना के पास, और वो भी जाहिर है कि ये बंद होने की वजह से, हॉर्मज़ के बंद होने की वजह से वो भी सप्लाई चेन नहीं होगी। और आप ये देखें कि ये जो थॉड के जो इंटरसेप्टर्स थे, ये सालाना 100 के करीब बनते थे, अब उसमें से काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं। तो उसमें से रिप्लेनिश किस तरह से करेंगे? एक ये चैलेंज है। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो अमेरिका में जो बुआई होती है, यानी कि फसलें जो होती हैं, कॉर्न होती है और इसके अलावा कुछ और भी फसलें होती हैं, तो उसकी जो बुआई का टाइम है वो बेसिकली होता है ये अप्रैल का, यानी कि 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल एक तरह से उसकी डेडलाइन है। अब उसकी वजह क्या है कि परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जो फर्टिलाइजर है वो अमेरिका अगर नहीं पहुंच पाएगा तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका की परेशानी क्या है। लेकिन इसमें चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है है IRGC पे, तो क्या वो वहां पर बात करेगा? लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है ढाक के 3 बाद कि ईरान तो अपनी बात कर लेगा, वो रोक भी लेगा रिटेलिएशन, लेकिन उसके ऊपर हमले कौन रोकेगा? फिर दूसरी चीज ये हो रही है कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको आज थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये तस्करा हो रहा है कि जी एक मेरीन एक्सपीडिटरी यूनिट जो है वो बेसिकली उसके ऊपर काम हो रहा है कि जी वो अमरीकी मरीज आके वहां पर कार्रवाई करें, और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप जो है उनका USS ट्रिपोली वो पहुंचा है डियागो गार्सिया, जो कि आया है कहां से? जापान की साइड से। अब अगर ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसके अंदर डियागो गार्सिया बेसिकली ये आप देख लें कि ये बहर हिंद में तकरीबन कोई 4000 किलोमीटर के फासले पे है इस वक्त ईरान से, और यहां से अगर वो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में दाखिल होगा। तो यहाँ तकरीबन 6-7 ऐसे जो जजीरे हैं जिनमें केशम है, फिर उसके बाद हॉर्मज़ है, लारक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है अबू मूसा है, ग्रेटर तुम है और लेसर तुम है, फिर केश है और खार्ग जिसकी सब तस्करा करते हैं, ये सारे वहां पर आइलैंड्स हैं। मसला ये है कि यहां पर अगर आप खार्ग की यहां पर पोजीशन देखें तो वो अंदर की साइड पे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को क्रॉस करके जब आप अंदर जाएंगे
एरिया क्रॉस करके, यानी कि जहां पर ईरान ने एक घेरा हुआ होगा, तो वहां पर जाके कुवैत के पास जाकर ये आता है ये खार्ग का जजीरा, जिसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ईरान की जो तेल है उसकी 90% जो एक्सपोर्ट है वो यहां से होती है। यहां पर एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे कुवैत है, लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि ये जो असॉल्ट शिप है या जिस तरीके से प्लान वो कर रहे हैं, तो वो किस तरह से यहां पर पहुंचेगा? क्या कुवैत का रास्ता इख्तियार करने का सोचा जा रहा है? क्या यहां से किस तरीके से शिप लेके जाएंगे? जाहिर है जो बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर से इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये इसको किस तरह से लेके जाएंगे इसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जनाब रहमान साहब स्टूडियो मौजूद है। मोमिन खुसूस के शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमें थोड़ा सा रहनुमाई करेंगे इस मामले पर, जो दिफाई मामलात पे। जनरल जायद साहब, उनका तजिया सबसे अहमियत इसलिए रखता है कि वो तमाम तर मिलिट्री सिचुएशंस को समझते भी हैं और सिक्योरिटी उमूर पर महारत रखते हैं। जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद खान साहब, वो सिफारती महाज पे क्या हो रहा है, किस तरह की कोशिशें जारी हैं, क्या कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर मामला चल रहे हैं, उस पर हमारी रहनुमाई करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुज़ैफा, ये जाहिर है कल एक बड़ी बैठक हुई और उसके अंदर कुछ फैसले मुतवक्के थे, लेकिन लगता यह है कि कुछ एक दो सूबों के एतराज़ात की वजह से वो नहीं हो सके। कुछ लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला था इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, और कुछ आइडिया है कि क्या होना था जो नहीं हो पाया, या मजीद उस पर गौर होगा अभी? जी बहुत शुक्रिया सती साहब। गुजारिश ये है कि पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कुछ चीज़ें गोश गुजार कर दूँ प्लीज़, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे ख्याल से हमारी तरफ से भी इतना खुलकर बात नहीं हो सकी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम बार बार लॉकडाउन की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर तशवीश का इजहार करते हुए क्यों कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का काम स्टार्ट कर दिया जाए, जबकि फ़ौरन आप जैसे जो जहांदीदा दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपने तो अपने ज़खायर 4 से 6 हफ्ते पे लेकर चले गए हैं, ज़खायर आपके मौजूद हैं, स्टेट ऑफ हरमुज जो है वो आपके लिए खुला हुआ है, 20-20 जहाज आपके फ्लैग के आ रहे हैं, जब आपकी रसद भी मुतासिर नहीं हो रही आपके पास तो मकसद है कि नहीं पाकिस्तान अगर चाहे तो नहीं, जो हमें जरूरत है 2 या 3 ठीक है, तो फिर भी अगर आपकी रसद मुतासिर नहीं हो रही तो आप हमें घरों को क्यों बैठने का कह रहे हैं? देखिए ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अर्ज ये है कि आपको पता है कि हमारी एक जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। हमारी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फर्क बड़ा मैटर करता है। जी जी। यानी बात यह है कि अगर हम पहले पेट्रोल के पैसे फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए पे कर रहे थे, टैक्स मिला के यहाँ कीमत 250 रुपए थी, अब वही पैसे हम पे कर रहे हैं 300 रुपए या 325 रुपए। इट मींस कि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो अगर 32 अरब डॉलर बन रहा था, अगर वो 45 अरब डॉलर पे चला जाता है, और आपका एक्सपोर्ट बिल जो चीजें आप बाहर भेज रहे हैं वो होते 30 अरब डॉलर, तो 10-15 अरब डॉलर का अगर डिफरेंस आ जाता है तो फिर क्या होगा? तो लामहला आपकी इकोनॉमी पे बोझ बनेगा, आपके रुपए की कदर बुरे तरीके से मुतासिर होगी। और मैं आपको एक जेन्युइनली बात बताऊं, 120 डॉलर अगर फी बैरल कीमत चली जाए, हमारी इकोनॉमी तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। 118 तक तो पहुंचने वाली है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तो हमारा बिल तकरीबन 3.5-4 अरब डॉलर है। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल बढ़ती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से नहीं कि हमारे पास ज़खायर कम है, या इस वजह से कि हमारे पास रसद आ नहीं रही, इस वजह से कि अगर चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लामहला हमें डॉलर बाहर भेजना पड़ेगा। अगर डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता है जबकि हमारी एक्सपोर्ट के अंदर डॉलर अंदर नहीं आता उतना, तो लामहला आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से ये बात हमने चारों सूबों के सामने रखी और वजीर आज़म साहब चलकर ऐवान सदर गए। आमतौर पर सदर का एक ज़रा सेरेमोनियल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप कहें उसको, उसमें वजीर आज़म ने इज नॉट बाउंड के वजीर आज़म साहब जो है चारों सूबों को चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो हैं, लेकिन नहीं मैं वही बता रहा हूं, इसीलिए गए ताकि इस अहम तरीन मामले पर सबको एतमाद मिले। लेकिन जाहिर है हमारा किसने उठाया? देखिए सबका था, पंजाब का भी था, सबका था, यानी सबके अपने कंसर्न्स थे कि आप ये जरा इट्स टू अर्ली, यानी जो कोर बात थी वो सबकी ये थी कि इट्स टू अर्ली। लेकिन चूंकि हम वो चीजें देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट जो शायद सुबह उस तरीके से उसे नबरदाजमा नहीं हो रहे, इसलिए हम ये चाह रहे थे कि बेशक इट्स टू अर्ली है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो सूरत हाल पैदा हो जाती तो इरिपेरेबल लॉस होना है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए हम पहले तो जाहिर है, लेकिन जब चारों सूबे एग्री नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल बढ़ती है तो चारों सूबों को एग्री भी होना पड़ेगा और हमें अपना इंपोर्ट बिल उतना नहीं बढ़ाना, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की यूजेज बढ़ाकर जो ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त ना कर सके। तो इस हवाले से बाकी जो चीजें हैं उसमें वो आपने मुबहम से एक सवाल कर दिया, मैं जवाब दे देता हूं कि और कौन सी चीजें जो है जिन पे अभी एग्री होना बाकी है। बाकी पीपल्स पार्टी और हम एक पेज पर है, जो भी इंशाल्लाह हमने कुछ करना होगा इकट्ठे मिलकर करेंगे। ठीक है जी। जनरल साहब, एक तो मैंने इब्तदाइये में जो गुफ्तगू की और अमेरिका की
जाहिर है कि जिस चीज़ की वजह से उनके बयानात, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में तुंदी भी आती है। कल उन्होंने कहा था कि सब कुछ तबाह कर दूंगा, आज वो कह रहे हैं कि ना भी खुला तो मैं निकलने को तैयार हूं। तो एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, दूसरा ये है कि उनके मसाइल भी हैं कि वो फसलें वहाँ पर भी इंपॉर्टेंस रखती हैं, दूसरा मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स की भी रिप्लेनिशमेंट का काम है, तो बड़े मसाइल हैं वहाँ पर भी। और दूसरा ये जो खार की जो लोकेशन है, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। आप ज़रा समझाइएगा, हम तो आपसे ही समझना चाह रहे हैं कि ये होगा कैसे अगर इन्होंने करने की कोशिश की तो। जी इशफाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि उन्होंने अपना एक वो पर्सनैलिटी का ये जो उनका अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी है, उसको अपनी जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उसको उनको तर्ज हयात कह ले या एक स्टाइल बना लिया और उसका वो फायदा भी उठाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है और वर्कआउट किया नहीं। और अगर विदाउट वॉर गेमिंग इसको एक एक्सटेंडेड वॉर के तौर पे अगर वॉर गेम नहीं किया, तो फिर तो मेरे ख्याल में पेंटागॉन और सेंटकॉम जो है वो दे हैव फेल्ड इन अ वे कि उन्होंने अनफोल्ड किया ही नहीं कि हम कितने दिन इस वॉर को लड़ सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर कि मिलिट्री ने कभी ऐसी उनको सजेशंस नहीं दी होंगी, कभी ऐसी चीज अपनी कैपेबिलिटी से बाहर की वॉर अमेरिकन कभी दे कांट गेट इन्वॉल्व इनटू इट, बिकॉज मुझे पता है कि हाउ डज सेंटकॉम वर्क्स और वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और पूरी वॉर गेम करते हैं, कॉन्टीजेंसीज प्लान्स करते हैं, अल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हैं। ये माना कि पहले ये नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, इराक में नेटो इनके साथ होता था, उनको यूज करते थे। यहाँ इसराइल का भी बर्डन इनके ऊपर है और अमेरिका के अंदर अब स्ट्रेटेजिक माइंड ये थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर हो रहा है, बल्कि अवाम में तो बहुत ज्यादा ये चीज आ रही है और बढ़ रही है कि ये जो इसराइल है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन गया हमारे लिए, क्योंकि वो अपना एक एक डॉलर जो इस वॉर पे लग रहा है वो लगाने को तैयार नहीं है अमेरिकन इस वजह से प्राइम। बट एनीवेज गोइंग बैक टू द मिलिट्री, अभी जहां तक खार्क का ताल्लुक है जी, वहां तक देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वहां पे फोर्सेस आ सकती हैं, एयर से ड्रॉप हो सकती है, पहुंच सकती है। यस, उसका जवाब है जी बिल्कुल पहुंच सकती हैं विद लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। वहां पे एम्फीबियस लैंडिंग की इतनी साइट्स उस तरह की नहीं है जितनी आइडियल एम्फीबियस लैंडिंग होती है, बट एयरबोर्न डिवीजन भी है सर। लेकिन मैंने जो एयर स्ट्रिप देखी थी ना सर, ये जो खार्क की एयर स्ट्रिप थी ना सर, उस पे C-130 उतर सकता है। इरानियंस ने इतनी उसकी कैपेसिटी बनाई थी, लेकिन वहां पर शुरू में ही बॉम्बिंग इतनी की थी। हाँ जी, अच्छा उतार सकते हैं, ठीक है, फौजें उतार सकते हैं, लेकिन आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, दैट इज टू बी सीन। 12 डेज वॉर के बाद ईरान का जो डिफेंसिव सिस्टम्स है या जो मिलिट्री सिस्टम है वो उसने स्क्रैम्बल किया और उन्होंने अपना सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सेज तैयार किए हैं। ऑफ कोर्स मिसाइल में हम उनके रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं और उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक एसेंडेंसी अगर हासिल की है थोड़ी सी और बेहतर पोजीशन में एज ऑफ टुडे, तो वो बेसिकली इसी हुर्मस की वजह से हुए हैं। अब वहां पे लैंड करना, वहां पे रुकना, वहां पे उसको अपने कब्जे में फॉर अ लॉन्गर पीरियड रखना, दैट इज येट टू बी सीन। वहां पे मैं समझता हूं कि ये बहुत कैटास्ट्रोफिक होगा फॉर दी अमेरिकन सोल्जर्स। ऑलरेडी जो IRG ट्रुप्स हैं या जो मिलिट्री है ईरान की, दे आर वेटिंग कि वो तो वेट कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि जी हम तो वेट कर रहे हैं आओ तो सही, वॉर विद दी ट्रुप्स ऑन ग्राउंड। और इट विल बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। आई थिंक इजराइल की तो ये ख्वाहिश हो सकती है कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड करें, लेकिन ये मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनको उतारेंगे टू रिट्रीव हुर्मुस को या अपना जो मिलिट्री लॉसेज है उसको रिट्रीव करने के लिए। ऐसा है नहीं, मिलिटरली वो ऑलरेडी एज पे है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेटेजिकली पीछे होंगे, लेकिन उन्होंने उनकी एयरफोर्स को, एयर कंट्रोल है उनके पास, चिश्ती साहब बेहतर पेश कर सके। एयर कंट्रोल इज विद अमेरिकन एंड इजराइलीज। नेवी को उन्होंने काफी डैमेज कर लिया। अब उनके लिए जो खतरा नेवी है वो आर्टिश नेवी तो हो गई, लेकिन वो जो IRG की जो नेवी है उनकी डिफरेंट बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं और नॉर्मल ड्रोन के साथ भी वो माइंस तो गिरा सकते हैं। वी हैव अ सीरियस सिचुएशन। आई डोंट थिंक सो कि ये कभी रिस्क लेंगे बूट्स ऑन ग्राउंड वाला। बल्कि एक चीज ईरान के अंदर, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी दरमियान में वो ऊपर से चूंकि उनके प्रेडेटर्स और रीपर्स ड्रोन्स मुसलसल परवाज कर रहे होते हैं, तो उनको धोखा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो इनकी बोट्स हैं उन पे फिशिंग नेट डाल दिए ताकि वो कमर्शियल बोट्स लगे। तो वो काफी कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उनको। चिश्ती साहब, द क्वेश्चन हेयर इज, मैंने कुछ मैप सामने रख के कुछ ये बताने की कोशिश की कि ये जो लोकेशन है, एक तो डिएगो गार्सिया से यहाँ का फासला, दूसरा ये है कि
बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो नहीं गुजर सकते, लेकिन एम्फीबियस असॉल्ट शिप जो है वो डिफरेंटली बने होते हैं। तो क्या उसका यहाँ से गुजर इतनी फोर्टिफाइड लोकेशन से हो सकेगा? पैरा ट्रूपर्स का वहां पर भेजा जाना किस हद तक वायबल है? और ये जो इस पे पहले रोशनी डालें, फिर बाकी चीजों पे भी आते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश साहब, आपने इनवाइट किया। और जो ट्रूप्स का आप जिक्र कर रहे थे वो MEUs कहलाते हैं, बुनियादी तौर पर मैरीटाइम एक्सपीडिशनरी यूनिट्स, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। जी जी। इस वक्त उनके 2 MEUs यहाँ मौजूद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 5000 ट्रूप्स है, उस खित्ते में मौजूद है। ओवरऑल तो तकरीबन 45 से 50,000 इस वक्त अमेरिकन ट्रूप्स रीजन में है। लेकिन MEUs की कैटेगरी के अंदर 5000 मौजूद है। और ये किस जगह मौजूद है सर? है किस जगह एग्जैक्टली? ये कतर और दुबई के, इसमें बहरीन, कतर और बहरीन। ठीक है जी। अब 2 जो मंगवा रहे हैं अभी, जो कह रहे थे जिसके 82nd एयरबोर्न ब्रिगेड कहा जा रहा है जिसको, ये इसके तकरीबन 5000 ट्रूप्स हैं और स्पेशली ट्रेंड है जाहिर है। तो ये तकरीबन 10,000 हो जाएंगे जो पॉसिबल एम्प्लॉय किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैंने वैसे लफ्ज यूज किया कि वो पॉसिबल एम्प्लॉय या इनको ड्रॉप किया जा सकता है। अब ये करते क्या है बुनियादी तौर पर, जब ये गिराए जाएंगे, जरूरी नहीं है कि लैंड करे C-130, ये एयर ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। ठीक है। इनका ग्लोबल रिकॉर्ड 18 घंटे का है कि दुनिया के किसी भी ग्लोब में ये पहुंच सकते हैं और ऑब्वियसली टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन टेक ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज ये है कि टेक ओवर कैसे करते हैं। वो जाहिर है ग्राउंड का एनवायरनमेंट जो है कंड्यूसिव होना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर अनफ्रेंडली नहीं होगा, इतना ज्यादा अनफ्रेंडली ना हो, तो फ्रेंडली जरूर होना चाहिए। लेकिन एक मिसाल जरूर मैं यहां देना चाहूंगा, जो इराक की 2003 की सद्दाम हुसैन के टाइम पे इन्होंने यही 82nd एयरबोर्न ब्रिगेड जब ड्रॉप किए थे, वो मैं आपके व्यूअर्स के लिए पेश करता हूँ। 82 तकरीबन चौथा हिस्सा इराक का जो सरजमीन है, जो जोग्राफिया है, चौथा हिस्सा है, यानी ईरान 4 गुना बड़ा है। पहली बात, इराक जो है वो सारा डेजर्ट है। उस घर छुपना या कैमोफ्लाज होना या टनल्स में जाना या पहाड़ों में छुपना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है। तो अगर इतना छोटा सा था तो वहां अमेरिका ने 48 दिन तक एयर बम्बारमेंट की थी, फिर ट्रूप्स को उतारा था 82nd को। अब आप देखिए कि और वहां पे जैसे मैंने कहा कि यूनिट छुप नहीं सकते थे। अब आते हैं ईरान की तरफ, 4 गुना बड़ा, तकरीबन 50% टेरेन जो ईरान की है वो हिली और अनइवन टेरेन है। 50% जो इनकी है ओवरऑल देखा जाए। अगर इतनी टेरेन अनफ्रेंडली हो तो ये इटसेल्फ पैरा ड्रॉप करने के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, बिकॉज वहां पे नंबर 1 सिर्फ आपने गिराना नहीं होता, आपने स्टेबलाइज अपने आप को करना होता है, रीग्रुपिंग करनी होती है उन ट्रूप्स ने अंदर, सर्वाइव करना होता है, और सबसे ज्यादा इनकी डिपेंड और सबसे ज्यादा सती साहब इनकी होती है सपोर्ट डिपेंडेंट। अब सपोर्ट क्या है? लॉजिस्टिक की, राशन की, कम्युनिकेशन की, इंटेलिजेंस की। ठीक है। ये सारी सपोर्ट के साथ ड्रॉप किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि वो ये कि ये नहीं समझा जाना चाहिए कि खार्ग आइलैंड का मतलब है कि वहां पे ये 5000 ट्रूप्स गिर जाएंगे तो इसका मतलब वो कब्जा कर लेंगे। नंबर 1, स्ट्रैटेजी क्या है आपके गिराने की, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आया आपने ऑप्टिक्स के लिए फोटो खींच के कहना है कि हम खार्ग लैंड कर गए, तो वो कर सकते हैं, जब मर्जी कर लें। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, उन्होंने स्टेबलाइज और सस्टेन करना होता है। ये बहुत चैलेंजिंग होगा जब पॉपुलेशन अनफ्रेंडली है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि खार्ग को टेक ओवर करने के बाद आपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, तभी आप गिरने का कोई यहाँ पे ड्रॉप करने का फायदा होगा। ऐसे ही। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर ये है कि ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इस खार्ग आइलैंड का मतलब है कि स्टैंड लोन यहाँ पे 5000 ट्रूप्स गिरा दे जाए, वो एक टारगेट रिच एनवायरमेंट ईरान को मिल जाएगा। नंबर 2, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइड पे पहाड़ियां हैं इस खार्ग के आइलैंड के बड़े, वहां भी उनको एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल अमेरिकन को लेना पड़ेगा, चाहे वो 82 ब्रिगेड का हिस्सा हो या कोई और यूनिट आए, क्योंकि वहां से इन पर मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स। ये ईरानी कोस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जो ईरानी कोस्ट है तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे है, तो वहां से इट्स वेरी इजी फॉर देम टू अटैक। एग्जैक्टली। तो उस एरिया को सिक्योर अमेरिकन को करना इसलिए जरूरी है कि वहां से सिर्फ मिसाइल फायर नहीं होंगे, वहां से गन बोट भी हिट करेंगी, सुइसाइडल उनके अटैक्स हो सकते हैं। तो आई थिंक बहुत महंगा होगा, और अभी तक मैं पर्पस भी नहीं जान पाया कि उन्होंने करना क्या है जब ये ड्रॉप करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट इनका बहुत अनफ्रेंडली है, बल्कि डेंजरस है एज कंपेयर टू इराक। ठीक है। जमील साहब, अब जरा सिफारती मुआज पे आ जाते हैं। वजीर खारजा मौजूद हैं इस वक्त चाइना में, बीजिंग, और वहां पर मुलाकात हुई। इस दौरे की सिग्निफिकेंस क्या है? और फिर जाहिर है कि बीजिंग की जानिब से जंगबंदी का मुतालबा किया गया है, लेकिन ये मुतालबा और अमेरिका की जो फर्टिलाइजर के हवाले से परेशानी है, वो कैसे कोइंसाइड करती हैं आपस में?
नहीं, देखिए चाइना का दौरा तो इस पूरे इक्वेशन में चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और चाइना का इस पूरे खिते में सबसे बड़ा स्टेक है। 1.5 मिलियन ऑयल बैरल जो है वो हर रोज यहाँ से जाता है चाइना में, और अगर वो खर्ज आइलैंड पे या स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अगर कंट्रोल संभाल ले अमेरिका और उसके एलाइज और जो कुछ ममालिक संभले बैठे हैं इसके खलीजी ममालिक कि जी हमें भी साथ मिलाएं, क्योंकि हमारा जो अबू मूसा और ग्रेटर थम और लेसर थम जो है वो हमसे 60 की दहाई में कब्जा कर लिया गया था ईरान की तरफ से, हम उसको भी वापस लें। और वो क्योंकि 81 नॉटिकल माइल दूर है इससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उसमें भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में तकवीत मिलेगी। तो अगर वो कंट्रोल हो जाता तो चाइना का इंटरेस्ट देखिए पहले ही 8 लाख बैरल डेली का तो उनका वेनेजुएला का चला गया जो वहां से आता था। अब 15 लाख बैरल अगर ये भी चला जाए, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दूसरे लोग अगर उसका कंट्रोल संभाल लें दूसरे ममालिक, तो उसका तो एक बहुत बड़ा स्टेक है। उसके अलावा फिर ईरान का दूसरा ये है कि इसका चाइना का दूसरा मामला ये है कि चाइना चाहता है कि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। चाइना की प्रोग्रेस और चाइना की वैसे भी पॉलिसी ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करता है चाइना, इंटरनेशनल लॉ पे बिलीव करता है, उसी के अंदर रहते हुए उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए वो आगे प्रोग्रेस करना चाहता है। कि चाइना 2030 में जो प्रोजेक्शन हुई है मुख्तलिफ कंसल्टिंग फर्म्स की कि 2030 में चाइना दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और उसी तरीके से अस्करी कुव्वत भी उसकी पैरेलल आती जाएगी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो कुव्वत है वो अपनी जगह। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले आप याद होगा कि जर्मन इसी तरह उभर रहा था, तो जर्मन को जेर बार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, और इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह के जापान उभर रहा था और वो समुद्रों में जब उसने चैलेंज करना शुरू किया अमेरिका को, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का सिलसिला शुरू हो गया। कोल्ड वॉर का सिलसिला में पता है कि जब सोवियत यूनियन अपनी ताकत पकड़ने लगा, तो फिर जो इस पूरे खिते में इस वक्त सिक्योरिटी पैराडाइम है, एक तो बिल्कुल जो सामने जो सतही तौर पर और वैसे नजर आ रहा है जो इमीडिएट टारगेट्स हैं वो तो इजराइल की एक दरीना ख्वाहिश थी, उसने किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर लिया, और इसके लिए मैं मिसाल देता रहा हूं कि 7 के करीब दौरे किए हैं। जी बिल्कुल, आपने ये तस्करा किया था, उन्होंने कन्विंस कर लिया जी। अब आगे कन्विंस कर लिया, आगे की जरा सोचते हैं। आगे ये है कि चाइना जो है जब इस इक्वेशन में आता है तो ईरान का कंफर्ट लेवल बड़ा बढ़ जाता है। ईरान को जो 15 नुकात दिए गए हैं, जाहिर है 15 नुकात तो उसने रिजेक्ट कर दिए हैं, और 15 नुकात का तो वैसे भी मानना मैं समझता हूं कि बहुत इलॉजिकल होगा, और वो दिया ही इसलिए है कि कोई बार्गेन हो सके। इसी तरह 5 नुकात जो ईरान ने दिए हैं, तो इसमें जब तक ईरान इस इक्वेशन में चाहे वो बैकग्राउंड में या सामने आके शामिल नहीं होगा, उस वक्त तक ईरान का कंफर्ट लेवल वो नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताएं हुज़ैफा साहब कि ये जाहिर है कि दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जाहिर है कि उसके अंदर इंडिया बड़ा परेशान है। ये भी एक आप देखिए ना कि उनकी जग हसाई हो रही है और वो गैर सिफारती जुबान इस्तेमाल करने तक आ गए। का बयान आया जी। अब हम तो रिपीट भी नहीं करना चाहते, लेकिन पहले वो यूक्रेन के मामले में वो खुद क्या कर रहे थे वो भी एक सवाल है। तो ऐसे में जाहिर है कि चैलेंजिंग भी है पाकिस्तान के लिए, जिम्मेदारी भी है, और फिर अमेरिका और इसराइल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी। तो कैसे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं? जी मैं सर गुजारिश करूँगा सती साहब, एक तो ज़ाहिर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का ज़ाहिर ये काम है, वो इस फील्ड के जो है एक्सपर्ट हैं वॉर के, और इस तरीके से जनरल जाहिद साहब भी जो है वो समझती हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपकी और आपके व्यूअर के लिए मोटी वो कहते हैं पंचायती बात, टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर, कि इराक वॉर और ईरान वॉर क्या डिफरेंस है, क्या मोटा मोटी बात। देखिए अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था ना, तो सबसे पहले अमेरिका ने एक तो इस खित्ते के अंदर, यानी कि इससे अड्डे किराए पे लिए हुए थे, अफगानिस्तान को अपना बेस कैंप बना लिया था, यानी जो भी चीज़ करनी थी अफगानिस्तान से इजीली ऑपरेट कर सकते थे। नंबर 2, अमेरिका ने रायामा हमवार की थी, और उस वॉर के दौरान रशिया और चाइना को ये इनसिक्योरिटी नहीं हुई थी कि शायद अगली बारी हमारी या इस खित्ते के अंदर हेजमनी कायम हो जाएगी अमेरिका की, यानी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से जाके उठा लेना, फिर इस तरीके से चाइना और रशिया के बगल में आकर ईरान पर किसी भी अंदाज में डोमिनेट करना। तो आप ये देखिए पहले 12-15 दिन चाइना और रशिया ने बड़ा मोहताज स्टेटमेंट्स दिए, इवन की कोई बात भी सामने नहीं आई। लेकिन जब ईरान ने सस्टेन कर लिया और आपने देख लिया कि ना नेटो साथ खड़ा हुआ, ना उस तरीके से बरतानिया खड़ा हुआ, ना यूरोप खड़ा हुआ,
तब जाकर चाइना और ज़ाहिर रशिया ने जो अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए। तो इसलिए ये सारी चीजें इस बात की गमाजी करती है, इंसान है वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। ठीक है, ये कहना कि अमेरिकन पेंटागन ने या CIA ने या थिंक टैंक्स ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने क्या इसके ऊपर अक्रेजी नहीं की होगी, मैं समझता हूं कि इस मरतबा शायद अक्रेजी ना की हो, क्योंकि अमेरिका जब भी दुनिया में कहीं पर भी हमला करता है तो बरतानिया से मशवरा करता है, और बरतानिया और वो क्योंकि वे समझते हैं कि 1215 में मैग्ना कार्टा लिखा गया था, और उसके बाद से लेकर दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि क्वीन का सूरज कहीं ना कहीं तुलू हो रहा होता था, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे बड़े सगीर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है। एग्जैक्टली। तो इस मरतबा वो जरा चीज नजर आई कि शायद कोई अथॉरिटेटिव जो है वो एक फैसला आ गया और उसको ही अमेरिकन फोर्सेस ने इंप्लीमेंट कर दिया। तो इस वजह से जो ईरान और इराक का मामला है, चूंकि दोनों सीनियर हमारे दिफाई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं मोटी मोटी बात आपके गोश गुजार कर दूं। अब बात यह कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि मौजूदा सूरत हाल, हमारा जो चीन से ताल्लुक है वो अपनी जगह पर हमारा एक बेहतरीन दोस्त है, लेकिन आप ये देखिए पिछले 8-10 दिन में जो सूरत हाल बदली है, जिस तरीके से ट्रंप ने ऑफिशियली अपने हैंडल से रीट्वीट किया प्राइम साहब के ट्वीट को, उसके बाद मार्क रूबियो ने, उसके बाद व्हाइट हाउस ने जिस तरीके से चीज़ों को एंडोर्स किया, उसके बाद चारों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आ जाना, मौजूदा सूरत हाल में जो डार साहब की और वजीर ख़ारजा चाइना की जो मीटिंग है, ये एक तो पहले से शेड्यूल थी, ये नहीं कि कोई सूरत हाल के बाद हो गई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उसका डिले ना होना या होना इस बात का गमाजी करता है कि पाकिस्तान और चाइना एक पेज के ऊपर है। यानी चाइना की भी यही प्रायोरिटी है कि खित्ते में अमन कायम हो और ईरान के ऊपर जारियत मुसल्लत ना की जाए, और पाकिस्तान की भी कोशिश है। तो मुझे ये लगता है इन प्राइवेट कैपेसिटी, अगर मैं एज अ मिनिस्टर कैपेसिटी में बात ना भी करूं, कि अगले जो चंद दिन है वो एक तो बड़े अहम है, और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान को एक तो एतमाद अमेरिका से मिला कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सालसी कहें या इस रोल को एंडोर्स किया, दे अप्रोच अस। अच्छा, दूसरा ईरान ने हमारा भरम रखा, यानी हमने कहा कि आपने हरमुज से आप जहाज गुजरने दें, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी हमारी। इस मौजूदा सूरत में फिर चाइना की तरफ से जो ये बैकिंग अब आ गई है, मेरे ख्याल से हम अब बड़ी अच्छी मजबूत कैपेसिटी में होंगे, कोई इस मसले का देर पहल निकाल सके। ठीक है, ठीक है, यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। जनरल जाहिद साहब, ये ज़रा फरमाइए कि अब एक मुतालबा सामने आया है जिसमें हमने देखा कि चीन भी ये कह रहा है कि जंगबंदी हो, लेकिन पाकिस्तान भी ये कह रहा है और ईरान की भी ख्वाहिश ये हो सकती है, लेकिन सीज़ फायर तो अमेरिका और इसराइल ने करना है। तो फिर आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की इतनी कोशिशें हैं, इतना पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई दे रही है? देखिए इशफाक साहब, ये कहना कि सीज़ फायर तो अमेरिका और इजराइल ने करना है, ये कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ईरान ने भी सीज़ फायर करना है, और ईरान जो है वो मिलिटरीली इस वक्त वीक ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली असेंडेंसी में है। जी जी बिल्कुल तो ऐसे है। जो मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स थे, या जो 15 नुकाती आया है, जो एजेंडा आया है अमेरिका का, इसमें वॉर से पहले भी यही एजेंडा था। इसका मतलब है कि जो यूज ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो पॉलिसी कैप्चुलेशन या पॉलिसी चेंज या माइंडसेट चेंज नहीं ला सका। बिल्कुल और ऐसे आज का ईरान ज्यादा ब्रूज्ड है। फिर ईरान की जो अप्रीहेंशंस हैं, गारंटीज की जो हम बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और पूरी दुनिया बात कर रही है, वो कहता है 7-8 महीने के बाद अगर ये दोबारा मुझ पर अटैक कर देंगे तो मैं इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं हूंगा कि मैं रिस्पॉन्स अपना जनरेट कर सकूं जैसा रिस्पॉन्स अभी जनरेट कर लिया उन्होंने। क्योंकि हुर्मस को शायद अमेरिकन कैलकुलेशन में हुर्मस की चोकिंग शायद उन्होंने न सोची हो, सोची भी होगी, बट ये नहीं गिवन किया होगा कि ईरान इस हद तक चला जाएगा। दे थॉट कि शुरू की जो 3-4 दिन की जो लड़ाई है वो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स इन ऑल डोमेन्स मुझे अचीव हो जाएंगे, तो हुर्मस के बंद होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां से, और ईरान हैज स्टिल मोर कार्ड्स। देखिए ना, आज हिजबुल्ला जो है, या जो लेबनान से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, या जो हम बाबुल मंदल की बात कर रहे हैं, ये वो कार्ड्स हैं जो ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता शो किए हैं जब इनकी एक्सपीडिशनरी फोर्सेज और ये 82nd डिवीजन और ये फोर्सेज यहाँ पे ला रहे हैं, तो वो भी अपने मिलिट्री कार्ड ही अभी शो कर रहा है, तो और भी स्ट्रेटेजिक चोकिंग कर सकते हैं। तो ये ग्रांट नहीं, और वो जो हौतीस के पास जो मिसाइल है सर, जो ग्लाइड व्हीकल्स वाले, यानी कि जो मैन्यूवरिंग करते हैं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होंगे फॉर इजराइलीज। दे आर शॉक्ड कि इनके पास ये मिसाइल कहां से आए।
मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि तीनों प्लेयर्स का टिपिंग पॉइंट आया हुआ है। आई थिंक ये जो एग्जिट कार्ड इनको पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ्रेंड्स और चाइना का अवेलेबल हो रहा है, ऑफ कोर्स चाइना का भी इंटरेस्ट डुअल हो सकता है, पर लार्जर इंटरेस्ट अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें चाइनीज शूज में घुस के, तो वो इस वार को रुकवाना चाहेगा जहां तक उसके चूंकि एनर्जी के दे वांट अ स्टेबल रीजन, स्टेबल ट्रेड, स्टेबल सी रूट्स, स्टेबल सप्लाई ऑफ उनके इकोनॉमिक जो है ना, उन्होंने जो पावर बनना है उसके लिए उनको ये सारी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, हाँ ये सोच भी जरूर हो सकती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह सकता है कि जी वो तो इंटेंगल करना चाहेगा अमेरिका को फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड सबड्यू द एनिमी विदाउट मच ऑफ फाइटिंग वाली बात है, तो वो हो सकती है। बट एनीवेज जो लार्जर मेरे एनालिसिस यही है कि लार्जर इंटरेस्ट उसका स्टेबिलिटी में है। इन कार्ड्स को इनको यूज करना होगा तीनों प्लेयर्स को जो इस वक्त वॉर में है। अच्छा चिश्ती साहब, अब जरा इस पे आ जाएं कि हम दोबारा से जरा बात करते हैं कि सिर्फ एक खार्ग का जजीरा नहीं है। अब ज़ाहिर चोकिंग पॉइंट्स तो काफ़ी हैं और जो कि बड़ा चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा 6, 7, 8 जजीरे हैं इस पूरे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में। तो आपकी नज़र में वो कहते हैं ना कि दिखाना खब्बी और मारना सज्जी, ये भी एक होता है, करते हैं जंग में काफ़ी सारे पैंतरे बदले जाते हैं। तो फिर क्या आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं अमेरिकन के जिनके ऊपर वो जा सकते हैं? देखिए, पहले तो ये इस तरह के जब आप प्लान करते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास बहुत हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल है, जो कि अमेरिका समझता है, या कम से कम वो एग्जीक्यूट विश यही करता है कि उसके पास हो। लेकिन अगर वो क्वालिटी हो जिसको मैं कहूंगा कि डिल्यूजनल कंट्रोल, यानी आप समझना शुरू कर देते हैं कि आपके पास कंट्रोल है, जो अमेरिका समझ रहा है, मेरा ख्याल है वो डिल्यूजनल कंट्रोल है। अगर आपके पास कंट्रोल शेकी हो आपका, तो फिर आप एस्केलेट करते हैं समझते हुए कि मेरे पास तो बड़ा कंट्रोल है, फिर आप एस्केलेट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप कंट्रोल गलत करेंगे अपने आप का, या मिसरीड करेंगे, मिसकैलकुलेट करेंगे, तो जो एस्केलेट करेंगे वो भी एक डिसेप्टिव होगा अपने आप के लिए, यानी अपने आप को धोखा देंगे कि मैं कर सकता हूं। अब मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। देखिए, अमेरिका जब आना चाहेगा 8-9 ये जो आइलैंड हैं इस खार्ग के अलावा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मैं अब बहुत सारा नेवी का पढ़ रहा था, उनके जनरल्स को सुन रहा था अमेरिकन, एंड दे एग्री कि इस वक्त जो उनकी ट्रूप वर्सेस टास्क रेशो है, यानी जो उनको ट्रूप्स दिए गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर में ला लें, डिस्ट्रॉयर्स ले लें, गन बोट्स ले लें, जितने अमेरिका ने वहां पे डिप्लॉय किए हुए हैं, उसके बदले में जो टास्क कहा जा रहा है उसमें बहुत डिस्पैरिटी है। वो डिस्पैरिटी यही है जिसकी वजह से आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अब इतनी बेबसी नजर आ रही है कि उनको पता है कि इस फोर्स के साथ वो उनको खुलवा नहीं सकेंगे। जब आपका ये टास्क वर्सेस ट्रूप होता है तो आपकी नेवी स्ट्रेच हो जाती है। इसी वजह से आपने देखा कि 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो तो पुल बैक करके एक उधर ले गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बहुत दूर ले गए हैं तकरीबन, और एक ग्रीस में रिपेयर हो रहा है, तो वो माइनस हो गए। उसके बाद जितना उनके पास एसेट है, उनके जनरल्स और उनके कमांडर्स कह रहे हैं कि हमारी नेवी बहुत थिन्ड आउट है। अब आप इमेजिन करें 3 से 4 हजार अगर ऑयल टैंकर्स खड़े हैं, तो दुनिया की कोई एयरफोर्स भी उनको एस्कॉर्ट नहीं कर सकती रिस्क फ्री। तो इस वजह से आप एक 100 का टास्क भी दे देना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को कि ये 100 सिर्फ कन्वे क्रॉस करवा दें, तो मेरा नहीं ख्याल जितनी वो स्ट्रेच है, और उनके खुद मिलिट्री एनालिस्ट एग्री करते हैं कि अब हम ओवर स्ट्रेच हैं टास्क वर्सेस ट्रूप रेशियो। अच्छा, एक और चीज भी है कि सारे ये सवाल उठाते हैं चूंकि आप सब्जेक्ट को समझते हैं, और हम देख रहे हैं कि एक जानिब मिसाइल गिर रहे हैं, दूसरी जानिब बमबारी हो रही है, और वो भी फजाइया की तरफ से जो अमरीकी और इसराइली है। तो ये जो ख़बरें आ रही हैं कि इतनी सारी ओलंपिक हर्डल रेस में से गुजर के जो ईरानियन मिसाइल मनूवर करके और वहाँ पर जाके गिरते हैं, तो उससे हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बड़ी तबाही हो रही है, दूसरे दिन भी कहा तबाही हो रही है, तीसरे दिन भी कहा, यानी कि वो कई किस्तें जारी कर रहे हैं, नई वेव जारी कर रहे होते हैं हर दफ़ा। तो वहाँ पर ये इसराइल में नुकसानात की एक्सटेंट क्या है, कुछ आइडिया, कुछ इसमें वो जो आप कहते हैं ना कि बैटल डैमेज असेसमेंट, तो ये ईरानियंस भी कुछ अंदाजे तो लगाते होंगे। और दूसरा, जब हम वहाँ पर हलाकतों की तादाद के हवाले से सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी कुछ ज़ख्मी हैं, अभी तक 100 का नंबर भी नहीं हुआ जो लोग मरे हैं, या इस तरीके से। तो क्या वो अंडरग्राउंड जो उनके सिस्टम्स हैं या उनके बंकर्स हैं जहाँ पर आम शहरियों के लिए भी उसकी वजह से उनकी बचत हो रही है, या फिर रिपोर्ट नहीं हो रही चीज़ें? मेरा मानना यह है कि सतीश साहब रिपोर्ट नहीं हो रही, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। आपने नोट किया होगा कि जंग के पहले हफ्ते में ही तमाम शहर के, जो तल अवीव खासतौर में बात कर रहा हूँ, उनके तमाम सिक्योरिटी के जो नॉर्मल सिक्योरिटी सीसीटीवी वो निकाल लिए गए थे। फिर वो पनिशमेंट का ऐलान कर दिया किसी ने अगर वीडियो फुटेज रिलीज की। वो चाहते नहीं है कि ये फुटेज बाहर जाए, ताकि वो अगर कोई वीडियो चली जाती है तो वो ईरानियन के लिए तो वही बॉम्ब डैमेज असेसमेंट है। दे वुड नो कि हमने फलां जगह हिट किया,
या फलां टैंकर को किया या फलां रिजर्वर को किया, वो आग लग गई है, तो इसका मतलब है हमारी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बड़ी एक्यूरेट है। लेकिन एक और एलिमेंट जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि शायद दुनिया को नहीं पता बॉम्ब डैमेज असेसमेंट का, ईरान को फिर भी पता है, मेरा मानना ये है। इसीलिए जो उनके वेव्स आ रही हैं, मैं उनका पैटर्न फॉलो कर रहा था कुछ दिनों से, तो वो एक से बढ़कर एक इस तरह है कि अगर वो समझते हैं कि एक कंपाउंड को या एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने किया है, तो नेक्स्ट जो फॉलो कर रहा है पैटर्न, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट बता पा रहे हैं, जो बच जाता है वो नेक्स्ट टाइम उस पर अटैक जाता है। इसका मतलब है कि पॉसिबली रशिया सपोर्ट करके एक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर या चाइना और रशिया दे रहे हैं कि आपने ये जो निशाना बनाया है इसकी एक्यूरेसी इतने % है। तो इसका मतलब जैसे कि हमने देखा कि वो प्रिंस सुल्तान बेस पे जो अटैक हुआ था, जिसमें इनके एवॉक्स वगैरह गए और रिफ्यूलर्स, तो उसकी जो इमेजरी थी वो चाइनीज सैटेलाइट की जानिब से दी गई थी। ये एक की पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और है, बल्कि हुज़ैफा आपसे ज़रा बात करते हैं कि ये ज़ाहिर है कि बल्कि जमील साहब एक चीज़ और बताइए कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कलीदी किरदार, लेकिन जो भारत है उसको हजम नहीं हुआ, तो साथ ही माउस पे तो चीज़ें करते रहे। फिर आपको पता है कि सिंदूर भी उनका अभी तक चल रहा है, और ओछी हरकतें ऐसी हैं कि अब वो फॉल्स फ्लैग करने का भी सोच रहे थे, और कुछ कैदियों वगैरह को भी रिहा किया गया ऐसे में, ताकि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इंगेज करें और पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर पर इस तरीके से इंगेज किया जा सके। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि वो मंसूबा तो बेनकाब किया है। तो आपको लगता है कि भारत कुछ ऐसी ओछी हरकत कर सकता है अभी? नहीं, भारत का अगर ताज़ा तरीन देखें कि वैसे तो उनका पहले से जो कोऑर्डिनेशन है और जो कोऑपरेशन है इजराइल के साथ, वो तो उस पहलू में है। लेकिन ये ताज़ा तरीन जो 26 तारीख को वापसी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें जो चीज़ें उन्होंने प्रेशर किया है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, उसको जहन में रख लें, और जो अफगानिस्तान के हवाले से बात की है उसको जहन में रख लें, और फिर जो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है अगर उसका तजिया किया जाए, तो इंडिया तो चाहेगा कि उसको कोई ऐसा मौका मिले। और वो फॉल्स फ्लैग का पाकिस्तान ने तो पहले से वार्न कर दिया है ताकि दुनिया को भी इसका इल्म हो, आइडिया हो। और फॉल्स फ्लैग में देखें चाइना, ये इसमें इजराइल और इंडिया दोनों ही फॉल्स फ्लैग में काफी महारत रखते हैं इसमें। और इसमें फॉल्स फ्लैग ईरान ने भी कुछ ऐसे हिट हुए हैं, कुछ ऐसे स्ट्राइक्स हुए जिसमें ईरान ने कहा है कि नहीं, हमने नहीं किए हैं। बशमूल जो आरामको है और बशमूल जो कुवैत में हुआ है, तो वो उन्होंने इसीलिए किया है ताकि ये किसी तरीके से दस्तो गरेबा हो और जल्दी से ये जो खलीजी ममालिक हैं वो ईरान के खिलाफ। लेकिन लकीली ये हुआ कि बेनकाब हो गए। ज़ैफा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी जानिब मैं ये देख रहा था कि आपको याद है कि जब नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मोदी वापस आए, तो उसके बाद ही पाकिस्तान को भी इंगेज किया उन्होंने बॉर्डर पे अफगानिस्तान की साइड से, और पाकिस्तान ने वो ग़ज़ब-उल हक़ शुरू किया। अब उसके बाद से जो उसका इम्पैक्ट आया है वो ये है कि एक तो ये है कि जो सरहद पार से जो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन थी वो कम हो गई है, और अंदरूनी तौर पर भी जो हुकूमत है उसको रेजिस्टेंस का सामना है। यानी कि पहले ये कहा जाता था कि हमारा तो इन पर असर रसूख नहीं है, ये जो टीटीपी है, लेकिन अब देखें कि वो हमले रुक गए हैं, तो दैट मीन्स के कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी थी। जी बहुत शुक्रिया सती साहब। 2-3 आपके चीज़ें मैं गोशगुजार करूँगा। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो भी रोल है, चाहे वॉर शुरू होने से पहले उनका जाना, और फिर पहले इस खित्ते में वज़ीर आज़म थे जिन्होंने नेतन्याहू से बात की और उसको एक मोरल सपोर्ट फराहम की। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि ईरान वॉर के बाद ये इस पूरे खित्ते को समझ आ गई है कि ईरान तो ज़ाहिर है हमारा एक ब्रदर मुल्क है, ठीक है, उसने रेजिस्ट किया, लेकिन ये सबको पता चल गया कि अगर इनसे ईरान काबू नहीं आ रहा, पाकिस्तान तो अल्लाह ताला के फजलो करम से कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ हु कैन अंडू पाकिस्तान। पाकिस्तान की चाहे एयर फोर्स हो, चाहे पाकिस्तान की नेवी हो, और पाकिस्तान की चाहे बड़ी फौज हो, तो एक बात तो ये समझ आ चुकी है, अमेरिका को तो पहले ज़रा समझ थी, इसराइल को भी और भारत को भी, कि पाकिस्तान के साथ ये ज़रूर कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट करा देते हैं, बीच में ज़रा हमारे अपने लोग जो है मिलकर BLA और सारी तश्कीलें दे देते हैं, या TTP को अफगान तालिबान जो है वो वाया जो है भारत फंडिंग करा कर यहाँ दहशतगर्दी शुरू करा देते हैं। लेकिन बराह रास्त ये सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ ये ना टकरा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ईरान वॉर के दौरान ये बात मजीद इस्टेब्लिश हो गई है कि जिनके पास ना इतने जदीद पायलट्स थे, ना इतनी जदीद एयरफोर्स थी, उन्होंने तो रजिस्ट किया। पाकिस्तान तो अल्लाह के फजलो करम से पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। अच्छा, आखिरी बात मैं करूं, जो मोदी की डिस्प्रेशन है ना जी, देखिए जो बयान दिया जयशंकर ने, ये कभी सफारती ज़बान नहीं होती जो उसने इस्तेमाल की।
बेसिकली इस बात की गमाजी कर रही है कि जो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्लेम किया करता था कि इस खित्ते के अंदर हमारे रशिया से मिसाली ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ अब चाबहार बना रहे हैं और अमेरिका के साथ ही हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं, आज वो फेल हो गया। नहीं तरह खड़ा हुआ है। बिल्कुल, आई गॉट इट। अब जनरल साहब इस पे जरा रोशनी डालिएगा कि हम ये तो हमें एंगेज करने की कोशिश की थी, ये सारी चीजें इट्स ऑल कनेक्टेड, तो वो तो अब ये देखें कि वो क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो तो रुक गई। मींस के जो इन्फ्लुएंस की बात करते थे कि जी इन्फ्लुएंस नहीं है इनका अफगान हुकूमत का, तो अब तो आप देख रहे हैं कि वो हमले नहीं हो रहे, ना इन्फिल्ट्रेशन वहां से उस तरह की हो रही है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान की जानिब से एक इकदाम था। फिर देखिए, जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंची कि ये तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन होते तो कतर में और तुर्किया में जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे या बातचीत हो रही थी या जो पीसफुल मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग इश्यूज हैं उसकी तरफ जाते, तो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और वो दे आर पार्टनर जी, और दे आर, इसलिए तो उसको मास्टर प्रॉक्सी कहा जा रहा है कि वो इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं अपने मास्टर जो है प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो स्टेट है इंडिया उसके बेहस पे, और अपने जो इकोनॉमिक्स के साथ उनकी रिलेशनशिप है टेररिज्म के इकोनॉमिक्स के साथ अपने माली फवायद के लिए। देखिए, वो अफगानिस्तान को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तो वो इसी टेररिज्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए इशफाक साहब, अफगानिस्तान के तालिबान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा दुश्मन है पीस इन अफगानिस्तान, तो व्हाई वुड दे लाइक टू डू दिस? और एक पाकिस्तान की जब पॉलिसी शिफ्ट आई है, पाकिस्तान हैज क्रिएटेड कॉस्ट फॉर देम इन मिलिट्री डोमेन, आपने अटैक किए हैं उनकी पोजीशंस के ऊपर, और इकोनॉमिक डोमेन एंड इन सोशल पॉलिटिकल डोमेन्स, बिल्कुल ऐसे तमाम डोमेन्स में इनको स्क्वीज करना होगा टू इंप्लीमेंट दी माइंडसेट चेंज जो आप और इसके अंदर एक चीज ये भी हुई है चिश्ती साहब कि ये जब से ये हमला हुआ है तो उसके बाद से इन्होंने कोशिश की ना कि हम दूसरे जराए भी कुछ ट्रेड के कर लें, लेकिन वो सारे के सारे गैर मुअस्सर साबित हुए। एक तो चीज ये, दूसरा ये कि हमले जो किए ताक के किए, मैं वही सवाल बाकी मेहमानों से भी कर रहा हूं, इससे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि जो पहले इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी मादर पिदर आजाद, वो अब नहीं हो रही। जी बिल्कुल, और फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं वही कहूंगा, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। हमने पावर टू हर्ट साबित कर दी है, पावर टू बार्गेन अब यही मिली है हमें कि अब उनको पता लग गया है कि एक प्राइस टैग होगा। जाहिर है उन्होंने पहले जो प्राइस टैग दिए थे वो तो बड़े सादा होते थे, दो तरह के हम प्राइस टैग पहले लेते थे, एक हम अफगानियों को जो सेटल्ड होते थे उनको पुशबैक करते थे कि अपने मुल्क चले जाओ, और दूसरा हम टेम्परेरी तौर पर बॉर्डर बंद कर देते थे। तो वो इतनी प्राइस मेरा ख्याल उन्होंने समझी नहीं कि हमारी एक रिजॉल्व या हमारी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है पावर टू हर्ट। तो फिर जब आप ऐड किया है कि बॉर्डर परमानेंट बंद है और पुशबैक भी किया जा रहा है और फिर स्ट्राइक्स भी इतनी पिन पॉइंटेड है, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि मैंने वेरीफाई किया सारी टारगेटिंग स्ट्रेटजी, उसकी डिटेल्स मेरे पास पता है, लेकिन जाहिर है सिक्योरिटी की वजह से बता नहीं सकता, वो पिन पॉइंटेड है। हमने लेजर डेजिग्नेशन म्यूनिशन यूज किया जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी करता है एज पर द मेजरमेंट ऑफ द डैमेज दैट वी वांट टू कॉज, उसके हिसाब से वेपन चूज किए गए हैं। हमने तो कोई और वो जनरल पर्पस नहीं है, वो आपने बताया था जनरल पर्पस नहीं है। बिल्कुल जी जी, तो वो जितनी प्रिसीजन से हुई है वो एक्चुअली उनको कीमत अब भारी हो गई है देने के लिए। शहरन जी, सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। विल टेक अ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और प्रोग्राम के आखिर में जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, अमेरिका को जितनी जल्दी ये रियलाइज हो जाए बेहतर है, और वो इसराइल की एक तय करदा जंग में जिस तरीके से शरीक हुआ, तो अब आई एम श्योर कि अमेरिका में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा कि एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 9 मिलियन से ज़ायद जो है अमरीकी शरीक हुए, और उनका मुतालबा यही था कि हम क्यों इस तरह की जंगों में कूद रहे हैं। तो रियलाइजेशन होनी चाहिए आगे ये जंग न सिर्फ के खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुआशी एतबार से बड़े चैलेंजिंग साबित होगी। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।